बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों का। और पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रखी। मुझसे जब डॉक्टर साहब ने संपर्क किया था इस विषय को लेकर के कि समाजवादी से प्रधानमंत्री और विपक्ष से अंबेडकरवाद से विपक्ष का नेता, तो मुझे लगा कि ये कैसा अटपटा सा विषय है। मैं देश भर के हजारों प्रोग्रामों में भाषण देने के लिए गया अब तक, लेकिन ये विषय मैंने पहली बार सुना कि समाजवाद या समाजवाद से देश का प्रधानमंत्री और अंबेडकरवाद से देश का विपक्ष। अब तक हम लोग यही सुनते रहे कि इस देश के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी 85% बहुजन समाज हैं, उन लोगों को सत्ता में स्थापित करना, उन 15% लोगों को खदेड़ना, ये हमने अब तक सुना था। लेकिन पहली बार सुना कि विपक्ष भी अपना हो और पक्ष भी अपना हो। तो मैंने इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन किया और मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, वो एक उदाहरण के साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी बात साझा कर रहा हूं। इस देश के अंदर सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, आप तमाम लोग जानते हैं। कई दशक तक उसका मुल्क पर राज रहा। उसके बाद वर्तमान में बीजेपी राज कर रही है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को पढ़ा तो जो मुझे महसूस हुआ वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और शायद आज का जो विषय है उस पर बोलने के लिए ये उदाहरण काफी रहेगा। जब कांग्रेस RSS ने बनाई और उसके बाद बीजेपी RSS ने बनाई, दोनों RSS नहीं बनाई है, मैं गलत तो नहीं हूं। एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा दोनों हैं RSS के ही। जब कांग्रेस से वोटर नाराज होकर जाता तो बीजेपी में चला जाता था, जब बीजेपी से नाराज होता था तो कांग्रेस में चला जाता था। तो RSS को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वोट वहीं जा रहा है जहां वो चाहता है। कभी कांग्रेस से नाराज होता है तो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से नाराज होता है तो कांग्रेस में चला जाता है। तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन परेशानी कब हुई? परेशानी तब हुई कि जब कांग्रेस और बीजेपी से नाराज होकर के वोटर तीसरा विकल्प ढूंढने लगा। तो उसका उदाहरण ये हुआ, उसका फल ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। तो बीजेपी को दिक्कत हुई। अभी तक तो ये था कि कांग्रेस से नाराज होते थे तो बीजेपी में जाते थे, बीजेपी से नाराज होते थे तो कांग्रेस में जाते थे। लेकिन अब लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज होने के बाद में वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे निम्न जाति की आने वाली महिला, हमारी सबकी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई। तो बीजेपी और कांग्रेस और RSS तीनों के पेट में दर्द हुआ। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, यानी वो वंचित समाज मुख्यमंत्री बन गया। जिसको कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास से गुजरने के लिए रास्ता नहीं था, वो लोग मुख्यमंत्री बने। बिहार के अंदर लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इस बार आपने देखा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ये RSS बीजेपी और कांग्रेस की समस्या है। अब आप कहेंगे कि मैं आपसे ये बात कह क्यों रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब RSS बीजेपी को ये लगा कि लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज होने के बाद में तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी चतुर और चालाकी से तीसरा विकल्प अपना तैयार किया, जिसका नाम है केजरीवाल। बात अगर समझ में आ गई हो तो बताएं मुझे, बात समझ में आ गई आपके? उन्होंने तीसरा विकल्प अपना ही तैयार किया। वो नहीं चाहते कि लोग कांग्रेस और बीजेपी से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दें, बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें, JDU को वोट दें और अन्य किसी राजनीतिक दल को वोट दें। वो नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुमको तीसरा विकल्प चाहिए, तुम कांग्रेस से नाराज हो, तुम बीजेपी से नाराज हो, तो तीसरा विकल्प भी लो। ये बात तो तुम्हारी करेगा, लेकिन कच्चा इसका खाकी है, जिसका नाम है केजरीवाल। वो पहले दिल्ली में तैयार हुआ, अभी पंजाब में फिर सरकार बना ली,
और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में वो जा रहा है। यानी कि बीजेपी और आरएसएस ये चाहते हैं कि अगर आपको हमसे नाराजगी है, कांग्रेस से नाराजगी है, तो आप जाइए, तीसरे विकल्प के रूप में भी हमारे छोटे वाले भाई को यानी आरएसएस के छोटे रिचार्ज को स्वीकार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनका विपक्ष हो सकता है, उनका पक्ष हो सकता है, उनका तीसरा भी विकल्प उन्हीं का हो सकता है, तो फिर समाजवादी की का प्रधानमंत्री और फिर अंबेडकरवादी का विपक्ष क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इसके लिए काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने जो रास्ता बताया आपको, उनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। मैं तो पत्रकार आदमी हूं, कवि आदमी हूं, कविताएं लिखता हूं, आपकी खबर जन जन तक पहुंचाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। हम तो पत्रकार आदमी हैं। नीरज भाई बैठे, हम लोग कितने संघर्ष से देश भर में जाकर के इस वंचित समाज की आवाज को, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यह हमें मालूम है और आप तमाम लोग देखते हैं। लेकिन किस प्रकार से जो हमारा मेन उद्देश्य है, जिसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, 2024 में बीजेपी को आने से कैसे रोका जाए, वो आरपीआई माध्यम हो सकता है। शायद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए, सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए आरपीआई के? नहीं आए, आना चाहिए था उनको, उन्होंने हम बुला लिए, वो खुद गायब हैं, गलत बात है, उनको आना चाहिए था। तो ये सोचने का विषय है कि तमाम वो लोग क्या ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो बैनर आरपीआई का हो सकता है, जैसा उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी सीट एससी की हैं, इतनी एसटी की, इतनी बीजेपी के पास है, इतनी अन्य लोगों के पास हैं। जो लोग सेकंड रनअप थे, उनसे बात की जा सकती है, उनको समर्थन दिया जा सकता है और उनको जिता करके लाया जा सकता है। और जो हमारे पूर्व में वक्ता महमूद प्राचा साहब बोल करके गए अभी कि अगर 50 लोग भी ईमानदार हमने जिता करके भेज दिए, तो हम सरकार के जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका कॉलर पकड़ करके ये कह सकते हैं कि तुम्हें ये नहीं, ये करना है। जरूरत है 50 ईमानदार एमपीज की जीत कर, जिता करके वहां भेजने की। अब यह एक सवाल और उठता है। वो सवाल ये उठता है कि मोदी जी की जीत का मंत्र क्या है? हालांकि बहुत सारी बात उस पर हो गई। आप किसी प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकार चल रही है और पूरे मुल्क में जो उनकी सरकार चल रही है, उसका वोट ऑफ परसेंटेज निकाल करके देख लीजिए कितना वोट मिला है। तो आप महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि साहब 40% के आसपास अधिकतम, बहुत ज्यादा जानो तो 40% के आसपास अधिकतम। 60% वोट तो अभी भी विपक्ष के पास है। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि ये 60% इकट्ठा नहीं हो सकता, ना मैं इनको इकट्ठा होने दूंगा। और ये जो 40% है, ये मेरा अधिकतम है, मैं कितनी ताकत लगा लूं, इससे ज्यादा मैं 40 से 41 इसको कर नहीं सकता। तो जरूरत है 60% को इकट्ठा होने की। हमने तो 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक प्रयास किया था कि सपा बसपा दोनों साथ में आ जाएं। आए भी, चुनाव भी लड़ा गया, रिजल्ट आपके सामने, कम से कम 15 तो आई, अन्यथा वो 15 भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग बिखर जाते। और बिखरने का परिणाम आपने 2022 के चुनाव में देखा कि हम लोग एक सीट पर रह गए और जो दूसरी सीट पार्टी को हमने वोट दिया, समाजवादी को, वो 100-125 पर सिमट गई, सरकार फिर भी उन्हीं की बनी। यानी अगर सपा और बसपा के दोनों के वोट को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम योगी जी हार जाएंगे। वोट हमारे पास है, जरूरत है हमें मुख्यमंत्री बनने का त्याग करना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगी, अखिलेश बनेगा, और अखिलेश को ये कहना पड़ेगा मैं नहीं बनूंगी, बुआ जी बनेंगी या बहन जी बनेंगी। ये जिस दिन त्याग हम लोग कर लेंगे आरएसएस और बीजेपी की तरह, कि मोदी जी ये कहे कि अडवाणी जी नहीं बनेंगे, मुरली मनोहर जोशी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जिस दिन हमारे अंदर इतना त्याग होगा, उस दिन हम इस देश का प्रधानमंत्री बना लेंगे और गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेंगे, ये गारंटी है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत यही तो है, यही हम कर नहीं पा रहे। हमको हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है साहब। उनके यहाँ एक आदमी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा नहीं है कोई। बहुजन समाज के लोगों से बात करोगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो 50 नाम आ जाएंगे। अब 50 तो नहीं बन सकते, कुर्सी तो एक ही है। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये है, तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी हार का कारण मैंने बताया कि हम बहुत सारे लोग, हमारी बहुत सारी मांगे, और हमारे हर आदमी के जेब में विजिटिंग कार्ड, उसमें एक संगठन, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारी हार का कारण है। संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन संगठन के साथ साथ हमारे पीछे लोग कितने, ये महत्वपूर्ण विषय है। मुझसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरा नाम ये है, जानते हो मुझे? मैं तो नहीं जानता। कि हम आपके वीडियो बहुत देखते हैं, मैं धन्यवाद उसके लिए, शुक्रिया।
कि मेरा ये संगठन है, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कहाँ रहते हो? कि 5 नंबर गली में। 5 नंबर गली के पूरे आदमी नहीं जानते उसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने संगठन का। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी को हराने की, नहीं हार सकते। और कुछ एक बात है जो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। अभी यहां सामंतवाद की बात की गई, पूंजीवाद की बात की गई। महमूद प्राचा साहब ने कहा, पासा साहब ने उस पर बोला, जब सरकार अम्बेडकरवादियों की होती है ना, तो ये जितने बड़े पूंजीवादी हैं ये सब धरे रह जाते हैं। एक उदाहरण के साथ आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत की, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो वहां देखे होंगे आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप कितने हजारों की संख्या में, सब पर ताला लटका था, कोई चल नहीं रहा था। ये ताकत होती है अम्बेडकरवादी सरकार की। ये बहन जी की ताकत थी। उसने कहा कि हम रिलायंस के पेट्रोल पंप उत्तर प्रदेश के अंदर चलने नहीं देंगे, और वो 5 साल तक ताला लटका रहा। तो एक तरफ वो लोग जो आज की तारीख में इस देश की सरकार को चला रहे हैं, वही लोग 2007 से और 12 की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उनके पेट्रोल पंप का ताला नहीं हटा। पूंजीवादी कोई कितना भी बड़ा हो, अगर अम्बेडकरवादी से टकराएगा तो उसका हश्र ये होगा, ये ध्यान रखना। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों को चुन करके भेजें, ऐसे लोगों को मजबूत करें। SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज को नेताओं को मजबूत करें, जो सही मायने में अम्बेडकरवाद को जानते हो और अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चल करके इस मुल्क की सत्ता पर काबिज होकर के अम्बेडकरवाद को स्थापित कर सकते हो। ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं राजनीतिक आरक्षण का, पासा साहब, डॉक्टर साहब, मंच का ध्यान चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। मैं साथ पहला आदमी हूं भारत का जिसने खुले मन से कहा था मैं राजनीतिक आरक्षण का विरोध करता हूं, ये खत्म होना चाहिए। ये कम से कम 131 सांसद और 1044 विधायक जब चुन करके जाना बंद होंगे तो हमें ये संतुष्टि रहेगी कि हमारी आवाज उठाने वाला वहां कोई है नहीं, काम खत्म है। कम से कम ये गधे चुन करके जीत के जाना बंद हो जो जा रहे हैं और चुप बैठे खामोशी के साथ में। 131 सांसद SC ST के, 150 से ज्यादा सांसद OBC के, 300 के आसपास SC ST OBC के सांसद 500 में से, और हम जातिगत जनगणना नहीं करवा पा रहे, हमको डूब कर नहीं मरा जाता? क्या फायदा इन सांसदों का? क्या करना इन सांसदों का भाई? ये बात है, इसको उठाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। अभी कल परसों मंत्री आए थे आपके इसी स्टेडियम में, मैं देख रहा था, हमारे वो पुराने साथी भी राजेंद्रपाल गौतम। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता किसी पे, लेकिन बोल देता हूं, किसी के प्रति सिंपैथी होना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, उसको राजनीतिक काम करना चाहिए, धार्मिक काम नहीं करना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। अगर धार्मिक काम करना है तो राजनीतिक पार्टी को इस्तीफा दो, बौद्ध भिक्षु बनो, सर घुटवाओ, चीवर लो, धम का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप मिनिस्टर हैं, आप सांसद हैं, आप MLA हैं, आप MP हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि केजरीवाल सरकार में कितना पैसा SC ST वेलफेयर के लिए आया था, वो कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, ये जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? बताइए मुझे। जब कोई पत्रकार ये सवाल करता है तो आप खामोश हो जाते हो। हमारा नेता, हमारा मंत्री, हमारा विधायक, हमारा सांसद मुझसे कहे कि मुझसे धार्मिक प्रश्न करिए। क्यों करें भी धार्मिक प्रश्न? मैं पत्रकार हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जो SC ST वेलफेयर का पैसा दिया है और आप उसके मिनिस्टर हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सवाल करूं, और आपकी जिम्मेदारी का आप उसका सवाल दें। आप धार्मिक चोला ओढ़ करके ज्यादा दिन तक समाज को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक तरफ समाज आपके पीछे है साहब, और दूसरी तरफ आप समाज को बेवकूफ बना रहे हो। हमारे लोगों का केजरीवाल प्रेम नहीं छूट रहा, जो आदमी 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहा था, और समाज उसके पीछे लगा पड़ा है। तय तो कर लो भैया, करना क्या है? राहुल नागपाल को MLA MP नहीं बनना। अगर मुझे MLA बनना होता तो मैं तो कब का MLA बन गया होता, नीरज भाई कब के MLC बन गए होते। हम तो कहते यार, अगर हम भी MLA MP बनने की दौड़ में लग गए तो ये काम हमारे वाला कौन करेगा? ये तो कम से कम हमें सुकून के साथ करने दो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है वो बड़ा कठिन है, और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, ये 21वीं सदी चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये 21वीं सदी तुम्हारी होगी। 21वीं सदी में शायद 21 साल तो गुजर ही गए, 79 बचे हैं। हम लोगों ने कितनी उपलब्धि हासिल करी, ये भी हमको सोच लेना चाहिए। मैं कई बार विश्लेषण करता हूं, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर। मैं तो कहता हूं कि 21वीं सदी में हमने बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खोया भी। अगर टीना डावी ने टॉप किया, सोशल मीडिया पर हम लोग हावी हुए, हम लोगों ने सोशल मीडिया का यूज किया, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, अगर वंदना कटारिया गोल्ड मेडलिस्ट रही, उसको पद्म श्री मिला, अगर सुमित वाल्मीकि मेल हॉकी टीम में जाकर के उसने उसका ब्राउन मेडल जीता, तो ये उपलब्धियां हैं।
लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए जो कारवा मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज बनाने का किया था वो 2021 में आते 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 खत्म हो गया। हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। कुछ उपलब्धियां भी और भी रहीं। अगर 2021वीं सदी में सही तरीके से कहूं कि अगर गुजरात का ऊना कांड नहीं होता तो जिग्नेश मेवानी हमको नया नेता नहीं मिलता, लेकिन मिला, समाज ने उसको स्वीकार किया। चंद्रशेखर नहीं मिलता, समाज ने स्वीकार किया। नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अभी उनका जो दौर चल रहा है, राजनीति में स्पेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं इस स्पेस का ध्यान, स्पेस को बनने दीजिए। जब राजनीति में स्पेस बनेगा तो आप लोग स्थापित होंगे, तब तक स्पेस नहीं है, तब तक हम लोग सब उनके साथ हैं, काम करते रहें। युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के सहारे ज़्यादा दिन तक मूवमेंट चलने वाला नहीं है। जो हमारे पहली पीढ़ी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आए, उनका धन्यवाद है, उनका साधुवाद है। कम साधनों में, अपनी छोटी सी तनख्वाह में, पेंशन पर इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आए। अब हमारे जैसे कंधों पर, आप जैसे युवाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मूवमेंट को आगे लेकर के चलें और सही दिशा में लेकर के चलें। मुसलमानों के लिए बहुत सारी बातें हैं, कहीं पासा साहब बोल करके गए, महमूद प्राचा जी बोल करके गए। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं शाहीन बाग में भाषण देने के लिए गया, एक एफआईआर हुई। लखनऊ के घंटा घर पे गया तो दूसरी एफआईआर हो गई। जब मूवमेंट में आए थे एक भी मुकदमा नहीं था, 7 मुकदमे मैं झेल रहा हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ओरिजिनल सिपाही हूं। मैं तो कहता हूं मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ बेटा हूं, सच बोलता हूं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मुझको। मैं तो कहता हूं यार 7 नहीं 70 कर लो, कौन सी आफत हो गई। ये महमूद प्राचा जैसे वकील किस दिन काम आएंगे? इसी दिन तो काम आएंगे। इनको भी थोड़ा सा काम धंधा मिले है? तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, और कोई काम असंभव नहीं है। इतिहास जब लिखा जाता है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस धरती पर 2500 साल पहले पैदा हुए बुद्ध जिंदा हैं आज भी, क्योंकि वो विचार हैं। उनका भाई देवदत्त जिंदा नहीं है, ये याद रखना। इस धरती पर मोहम्मद साहब का नाम आज भी अदब के साथ लिया जाता है। जो सैकड़ों राजा मुसलमान इस धरती पर होकर के गुजर गए, उनका कोई नाम नहीं जानता, ये ध्यान रखना आप लोग। इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। उनके समकालीन नेता बाबू जगजीवन राम जिंदा नहीं है, ये याद रखना। मान्यवर साहब काशीराम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ना रहने के बाद भी वो मान्यवर साहब हैं, और उनकी विरासत पर जो लोग कब्जा जमा करके बैठे, भैया भतीजावाद चला रहे हैं, वो जिंदा नहीं रहेंगे, ये याद रखना। मैं सच कह रहा हूं। ये जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन का सौदा कर रहे हैं, जो नकली अम्बेडकरवाद का चेहरा लगा करके घूम रहे हैं, ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। अम्बेडकर हजारों साल तक जिंदा रहेंगे, बुद्ध हजारों साल से जिंदा हैं, और आने हजारों साल तक जिंदा रहेंगे, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग कितने लालची हैं, हम लोग इतने लालची हो गए। हम लोग नाम चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। किसी का बाप मर जाए, किसी की मां मर जाए, शमशान घाट में अपने बाप की डेड बॉडी को लेकर के जाएगा, और वहां 10,000 के ब्रेंच भी बैठने के लिए बनवाएगा, कुर्सी भी बैठने के लिए बनवाएगा, तो उसके नीचे नाम लिखेगा, ये राहुल नागपाल ने अपने पिता की स्मृति में बनवाई। तूफान आया चला गया नाम, क्या करेगा इस नाम का भाई? ये सिखाया था बाबा साहब ने। मेरा बाप मर जाए, मैं गांव के बाहर गेट बनवाता हूं, अपने गांव के बाहर गेट बनवाता हूं, उस पर लिखवाता हूं राहुल नागपाल ने ये गेट अपने दादाजी घनश्याम दास की स्मृति में बनवाया। 10 साल के बाद में तूफान आया, ढह गया, नाम खत्म। क्या करना है इस नाम का? किसी के गांव में किसी के नाम से पूछने चले जाओ साहब कि ये फला आदमी कहां रहता है, तो 4 बार पूछोगे तो 1 बार बताता है शायद उधर रहता है कोई। उस आदमी से पूछो जिस आदमी को जिसके गांव में नहीं जानते, वो कहता साहब मेरा तो नाम डूब गया, क्योंकि मेरे पास लड़का नहीं है। लड़की मेरा नाम कैसे चलेगा? तेरे नाम को पूछ कौन रहा है, तो बता दे मुझे। ये आदमी की मानसिकता है। और ऐसे लोग, वो किसी के पीछे भाग रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहे हो, शोहरत के पीछे भाग रहे हो, किसी पीछे भाग रहे हो, वो कभी भी ना तो फूले अम्बेडकर आंदोलन के सगे थे ना होंगे। ये लोग फूले अम्बेडकर आंदोलन के लिए खतरनाक हैं। फूले अम्बेडकर आंदोलन के लिए मान्यवर साहब काशीराम जैसा आदमी चाहिए, जो एक हाफ बाजू की शर्ट में हवाई चप्पलों में चले, घर से निकल करके साइकिल लेकर के चलो, हम देखेंगे हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो खाता होगा, जब चुनाव लड़ेंगे तो कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। क्या बिगाड़ेगा कोई किसी का? लेकिन जो हजारों करोड़ की दौलत इकट्ठा करके बैठे हैं, ये तो बोलते भी उतना जितना ईडी और सीबीआई बोलती है। ये तो बोलते भी उतना जितना आरएसएस के हेडक्वार्टर से, यहां से नागपुर से मैसेज जाता है। तो तमाम बातें हैं। और फिर मैं लास्ट में यही बात कहूंगा कि आपने का विषय बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैं जब दिल्ली से चला था तो सोच के चला था मैं क्या बोलूँगा इस पर। लेकिन मैंने कोशिश की
कि आपका विषय बहुत अच्छा है, इस पर काम कीजिए। और डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मेरे जैसे बिगड़ैल बच्चे को भी यहाँ बुला करके इतने सारे फूल मालाओं से सम्मानित किया। और मैं तो कम खतरनाक बोलता हूँ, मैं तो खैर फिर भी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। अभी नीरज भाई बोलेंगे तो पता चलेगा कि वो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक बोलते हैं। तो मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। दो एक पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। मैं कवि आदमी हूँ, जब मैं ऐसे किसी ऑडियंस को देखता हूँ बैठा हुआ तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ आपको सुना दूँ। कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं और ना झूठी शान रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। ये नागपुर वाले हैं, इनका आरएसएस वालों का हेडक्वार्टर मुझे पता चला यहीं है, यहीं है ना, पीछे है, सामने ही है। आवाज़ चली जाएगी वहाँ तक, चलो भेज देते हैं। मैंने एक बार एक शेर कहा था, देश भर में बड़ा फेमस हुआ, तो मेरी मिसेज ने मुझसे कहा कि ऐसा मत पढ़ा करो, कोई गोली मार देगा। तो मैंने कहा पागल है तू, इन नागपुर वालों का भांजा लगता हूँ मैं, गोली कोई नहीं मारेगा। मैंने कहा कि हम नीली निक्कर वाले हैं। ध्यान से सुन लेना ये पंक्तियाँ। मैं लाइव शो करके गया हूँ यहाँ आवाज़ इंडिया पे भी, दीक्षा भूमि पे 2 साल पहले, और भी 3-4 बार आया हूँ, लेकिन ऐसे पहली बार मौका मिल रहा है कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं। रंगों की लड़ाई चल रही है आजकल के, भगवा और हरा, तो हमने सोचा हम भी बता दें कि दोनों के बीच में नीला तो छूट ही गया, ये भी पहचान लो कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ सुना, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ बुलाया, आप सब तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।